नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 9 मई 2021 और स्वागत है आप सभी का सभी पाठशाला में। 9 मई 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होंगे वो हम सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आज के दिन यानी 9 मई को मनाया जाता है। और इस बार का जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का जो थीम है वो थीम क्या है? एक थीम प्रस्तुत किया गया है इस बार में। क्या है कि पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अब ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है क्या, थोड़ा जान लेते हैं कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से महामारी कह लीजिए या फिर कोई मौसमी परिवर्तन कह लीजिए, उसके द्वारा जो पक्षी हैं वो विश्व के अंदर में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तो मौसमी कारण हो सकता है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, उसको 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 एक कारण बनाने में। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 9 मई को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। महात्मा गांधी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले थे। मैंने एक जोड़ा है एनसीईआरटी जो 12th क्लास की बुक है हिस्ट्री की, थर्ड बुक जो है उसका जो चैप्टर है 13, उस चैप्टर से लिंक किया है मैंने इसको। तो यहाँ ये बिल्कुल साफ साफ दिखा हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले के साथ और ये एक महात्मा गांधी जी के माननीय राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। तो राजनीतिक परामर्शदाता थे ये गांधी जी के। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जब गांधी जी आए थे अफ्रीका से 1915 में, तो उन्होंने कहा था कि आप पहले भ्रमण करिए पूरे भारत का 1 वर्ष के लिए। जो ब्रिटिश भारत है उसका यात्रा करने की सलाह दी थी इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने क्यों इसको ऐड किया इसके अंदर में, तो हम देखेंगे आज का जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन था उसके अंदर में ये देखेंगे कि 9 मई 1866 में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म होता है। तो आज है 9 मई, तो एक हिस्टोरिकल डे के रूप में हम देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले बर्थ एनिवर्सरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हैंड हेर्मिटाइटिस। हैंड हेर्मिटाइटिस क्या है? तो ये एक बहुत ही एक विचित्र एक चर्म रोग है। चर्म रोग कह सकते हैं कि ये चर्म रोग जो हमारे हाथों में होता है। और इसके होने का कारण क्या है कि अभी कोविड-19 के कारण हम बहुत सारे सैनिटाइज़र और अल्कोहल बेस्ड जो है यूज़ कर रहे हैं। कई बार अपने हाथों को धोते हैं, तो एक स्किन इन्फेक्शन है, ये स्किन डिसीज़ है ये। तो वो पेंडेमिक के कारण ये हो रखा है, जो हम यूज़ करते हैं ना अपने अपना हाथ को सैनिटाइज करते हैं, उससे कारण हो रखा है। ये कुछ तस्वीर दे रखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इस तरह के दाने पड़ जाते हैं, थोड़ी उभार सा आ जाता है और ये दाने में पानी सा भर जाता है। जब ये फूटता तो काफ़ी जो एक काफ़ी जो है ये पीड़ादायक होता है। तो जी जो हैंड डेटरमाइटिस जो है वो क्या है, एक चर्म रोग है। चर्म रोग जो है वही है हैंड डेटरमाइटिस। आगे चलते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इन्हीं को ही 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन है देख लेते हैं एक बार। ये है राफेल नडाल, यही है राफेल नडाल जो कि इनको सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। किस देश ने भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों के आगमन पर से रोक हटाने की घोषणा करी है? तो अभी कोविड-19 के कारण क्या है कि भारत में जो लोग थे, ऑस्ट्रेलिया ने किए ये। तो ऑस्ट्रेलियाई जो मूल के लोग थे भारत में जब फंस चुके थे, तो उसमें आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और एक भारी जुर्माना लगा दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो उसको ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा कि उस जुर्माने को हटा दिया और 15 मई 15 मई जो है डेट रखी इन्होंने कि 15 मई से क्या है कि जो
ऑस्ट्रेलिया मूल के जो लोग फंस गए हैं भारत के अंदर में, वो अपने देश वापस जा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो ये घोषणा करी है कि जो भारत में जो ऑस्ट्रेलिया नागरिक फंसे हुए हैं उनको अपने स्वदेश ले जाने की बात करी है ऑस्ट्रेलिया ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। ये है ऑस्ट्रेलिया जो कोविड-19 ट्रैवल बैन किया था ऑस्ट्रेलिया ने, उसको रिटर्न कर लिया रिफॉर्म करने के लिए। और क्या है 15 मई को जो है यहाँ से ले जाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया मूल के निवासियों को जो भारत में फंस चुके थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड तरफ अपने। किन बैंकों के द्वारा, ये बहुत ही एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है क्योंकि ये इकोनॉमी का पोर्शन बनता है और अभी इस सेक्टर को गवर्नमेंट और सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। किन बैंकों के द्वारा जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, तो ये दो मुद्दे हैं, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की दिशा में काम करने वाले भारतीय एमएसएमई कंपनियों में 10 करोड़ यूरो, लगभग कितना 900 करोड़ रुपए, ठीक है, 10 करोड़ यूरो का निवेश करने का फैसला लिया है। तो वो बैंक कौन सा है? जो भारतीय बैंक है एसबीआई, और ये एक बैंक है ईआईबी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनके द्वारा जो ऐसे एमएसएमई कंपनियां हैं जो जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के दिशा में काम कर रही हैं, उनको 10 करोड़ यूरो का निवेश करने का फैसला लिया इन्होंने उन कंपनियों में। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड तरफ। ये जो एक स्लाइड है उसमें देखा कि एसबीआई एंड ईआईबी टू इन्वेस्ट अप टू यूरो 10 मिलियन इन एमएसएमईज फोकस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड तरफ अपने। हाल ही में वनराज भाटिया जी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वनराज भाटिया जो एक संगीतकार थे जिनका निधन हो गया हाल ही में, 94 ईयर्स की उम्र थी उनकी। और ये है जो वनराज भाटिया जो है कि यह न्यूज़ आया क्या, बॉलीवुड को एक और क्षति, संगीतकार वनराज भाटिया का निधन, स्मृति ईरानी और फरहान अख्तर ने दी श्रद्धांजलि। तो चलते हैं अपने स्लाइड तरफ। किसके द्वारा हाल ही में कोविड वैक्सीन फाइंडर लॉन्च किया गया है? ये कोविड वैक्सीन फाइंडर क्या करेगा, कोविड की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है इसके बारे में जानकारी देगी। तो ये जो अभी पेटीएम ने ही क्या किया है, कोविड वैक्सीन फाइंडर जो लॉन्च किया है, ये आप स्लाइड देख सकते हैं। पेटीएम लॉन्चेस फीचर्स टू ट्रैक द कोविड वैक्सीन स्लॉट अवेलेबल ऑन इज वंस लोकेलिटी। तो ये वैक्सीन फाइंडर जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, पेटीएम के द्वारा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड तरफ। हाल ही में श्री धर्मवीर शर्मा जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो श्री धर्मवीर शर्मा जी हैं, वो न्यायाधीश थे, उनका निधन हो गया। वो पहले इस पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं हाई कोर्ट के, कहाँ के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ये फॉर्मर जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हो डिलीवर राम जन्मभूमि, जो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था उसके अंदर में ये उस पीठ में सदस्य थे ये। तो जस्टिस धर्मवीर शर्मा पास अवे, ये हैं जस्टिस धर्मवीर शर्मा, इन्हीं का निधन हो गया है। चलते, ये काफ़ी दिनों से बीमार भी थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है? अभी हमने डिस्कस किया कि एसबीआई और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो एमएसएमई सेक्टर में निवेश करने की बात कर रही है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है डीके खारा, ये हैं डीके खारा, ये हैं डीके खारा। एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा इनका पूरा नाम है। और ये जो है एसबीआई के बने, कब बने थे ये? 7 अक्टूबर 2020 में बने थे ये, 3 साल के लिए। तो अभी तो फिलहाल वर्तमान में यही है डीके खारा, मतलब दिनेश कुमार खारा, एसबीआई के चेयरमैन। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड तरफ। म्यूक्रोमिकोसिस क्या है? थोड़ा नाम अटपटा सा है। म्यूक्रोमिकोसिस जो है ये है क्या? तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है। अभी देखा होगा कि बहुत से केसेस निकल रहे थे, मतलब 3-4 केस निकले हैं, और वो जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है। तो अभी म्यूक्रोमाइसिस कोसिस जो केस राइज कर रहा है, कोविड-19 पेशेंट्स इन अहमदाबाद में देखा गया इसे।
और इनका मानना है कि जो ये जो फंगल इन्फेक्शन जो है वो इम्यूनो डिफिशिएंट पेशेंट्स के पास से मिल रहा है ये, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या डिफिशेंसी है उनकी इम्यूनिटी के अंदर में। तो एक फंगल इन्फेक्शन है ये, मिक्रो माइकोसिस, थोड़ा अजीब नाम है ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। ये एक आईआर का क्वेश्चन है ये, तालिबान ने अफ़गानिस्तान के किस बांध को अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो तालिबान और अफ़गानिस्तान का भी डिस्प्यूट था, तो उसके अंदर में दाहला बांध, जो दाहला बांध है ये हम देख सकते हैं कि द तालिबान हैज़ कैप्चर्ड अफगानिस्तान सेकेंड बिगेस्ट डैम। अफगानिस्तान का सेकेंड बिगेस्ट डैम है मंथ ऑफ फ्रेंड्स फाइटिंग इन देयर फॉर वेस्टर्न्स ऑफ कांधार। ये कांधार का एरिया से पड़ता है। दहला डैम जो है, दहला बांध जो है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना था ये। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो अभी कोविड के कारण बहुत से कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पर फूड क्राइसिस बनी रहती है हमेशा, और अभी भी जो फूड क्राइसिस है वो तो है ही है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर में। तो GNAFC ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2021 रिपोर्ट निकाला गया। और इसमें यही बताया गया जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इसके अंदर में जो फूड क्राइसिस है उससे हम किस तरह निपट सकें, एक उद्देश्य था इस रिपोर्ट का, और उसके आंकड़े को इस रिपोर्ट में दिखाया गया था। तो ये है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ शॉर्ट में लिखा होगा यहाँ पर ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो ये एक यूएनओ की संस्था है, इसकी हम चर्चा करेंगे आगे स्लाइड में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, तो उसी के अंदर में जो है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2021 को प्रकाशित किया गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये PCS का जो क्वेश्चन बनता है, ये इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है उससे निकल के आता है। ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं साइड तरफ। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व earlier known as the Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park and previously as the अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु इंडिया के अंदर पड़ता है। ये तिरुपुरु जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पड़ता है ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। हाँ, ये आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है कि यूएनओ की जो यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी की एक जो एक उपशाखा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके बारे में जानेंगे क्या, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया पीछे। तो इसका एब्रिविएशन ये बनता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इसका फॉर्मेशन मतलब बना कब था, 19 दिसंबर 1961 में बना था ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी बॉडी एडवाइजरी बोर्ड है जो है, और लीगल से अभी एक्टिव है, ये कार्यरत है। ये हेडक्वार्टर्स का रोम इटली में है, और इसके हेड हैं डेविड बिस्लेई। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, यूनाइटेड नेशन जो है। और अभी आपसे डिस्कस किया था मैंने कल ही कि यूनाइटेड नेशन के जो जो क्या कहते हैं डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। अभी इसमें 2020 के आंकड़े के अनुसार 19,660 लोग काम कर रहे हैं। इसे अवार्ड मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इसको 2020 के अंदर में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। इसमें देखें कुछ विशेष। तो पहले विशेष में देखेंगे क्या कि भी बहुत अच्छी एक खबर आ रही है, कोरोना के लिए एक और दवा को मंजूरी, DRDO की मेडिसिन से कम होगी ऑक्सीजन की ज़रूरत। तो अभी DRDO द्वारा एक मेडिसिन निकाला गया जो कि ऑक्सीजन की ज़रूरत को कम कर देगा। तो थोड़ा देखते हैं क्या है ये। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को एक राहत भरी खबर आई। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा के इमरजेंसी यूज़ को मंजूरी दे दी है। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑयल साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड
मॉलिकुलर बायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार की गई है। इस दवा का नाम इम्पोर्टेंट रखिएगा, 2-डिऑक्सी-डी, मतलब ग्लूकोज है जो है, 2DG इसका नाम है पूरा, शॉर्ट फॉर्म कहें तो नाम दिया गया है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को दी गई। अभी आपने देखा होगा कि जो रशिया भी है वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ में मिलकर अपने वैक्सीन को इंडिया में बनाएगा। स्पुतनिक वी को बनाने की घोषणा करी थी रशिया ने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेकंड विशेषण देखेंगे, आंध्र प्रदेश की चूना पत्थर खदान में भयंकर विस्फोट, 10 की मौत, कई मजदूर अभी भी फंसे। एक दर्दनाक हादसा हुआ आंध्र प्रदेश के जो चूना पत्थर खदान है उसमें। आंध्र प्रदेश से कडप्पा में शनिवार को चूना पत्थर के एक खदान में हुए विस्फोट, मतलब कल ही कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और अभी भी मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने का आशंका है। यह घटना आज सुबह क्लासपड़ू ब्लॉक के मामिलपल्ले गांव में हुई। बता दें कि सभी पीड़ित खदान में काम करने वाले मजदूर हैं। कहा जा रहा है कि मलबे के नीचे कुछ और मजदूर फंसे हुए हैं, तो ये मजदूरों की संख्या और हो सकती है कि ज़्यादा हो। तो एक दुखद सदमा खबर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। तीसरे विषय में देखते हैं कि कोरोना के मुद्दे पर शनिवार को 25वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने। इस दौरान हर्षवर्धन लोगों के अपील की कि कोरोना के टीके की सेकंड डोज जरूर लें। इस बैठक में जिक्र किया गया कि कोरोना मरीजों की रिकवरी बढ़ रही है, जो टीके ले रहे हैं उससे उनसे काफ़ी ज़्यादा रिकवरी बढ़ रही है। मरीजों की रिकवरी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3 लाख लोग रिकवर हुए हैं। 180 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। इसके अलावा 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से 54 जिलों में 21 दिनों से 42 जिलों में 28 दिनों से नए केस नहीं आए। तो एक राहत भरी खबर है हमारे लिए इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि देश में 4,88,861 मरीज ICU में हैं, जबकि 1,70,841 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। तो एक राहत की खबर भी है कि जो केसेस अब धीरे धीरे कम रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। हाँ, कोरोना वैक्सीन के लिए वैश्विक टेंडर निकालने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। मंगाएगा 40 मिलियन डोजेस। मतलब कि वैश्विक टेंडर मतलब ये है कि किसी अन्य देश के द्वारा जो पूर्ति करना अपने देश के अंदर में वस्तु होगी। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने जो कोरोना के डोजेस हैं उसको वैश्विक टेंडर के द्वारा बाहर से मंगाने की घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। ऐसा करने वाला यूपी भारत का पहला राज्य बन गया। यूपी के योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सरकार ने 6 महीने के अंदर 40 मिलियन वैक्सीन के डोज के लिए यह टेंडर निकाला है। गूगल मीट के माध्यम से प्री बिड मीटिंग का आयोजन 12 मई को किया जाएगा। टेंडर 21 मई तक डाला जा सकेगा। तो एक नई शुरुआत जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा करी गई। चलते हैं विशेष 5 में। तो WHO की मंजूरी के बाद कोरोना से लड़ाई में चीनी वैक्सीन निभाएगी अहम भूमिका। ये अभी WHO के द्वारा ही इसको मिली है, एक मान्यता मिली है। विश्व के कई देश कोरोना महामारी की चपेट में, हर रोज़ संक्रमितों मृतकों की संख्या बढ़ रही है। एक साल से अधिक वक्त होने के बाद भी महामारी को काबू में नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ वायरस के खात्मे के लिए जल्द से जल्द टीकाकरण करने पर जोर दे रहे हैं। अब इस दिशा में चीन की भूमिका अहम होने जा रही है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साइनोफार्म वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। साइनोफार्म जो है एक चाइनीज़ वैक्सीन है कोरोना के लिए। इस तरह साइनोफार्म विश्व की प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसी से वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली पहली गैर पश्चिमी वैक्सीन बन गई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको लिए इन्फॉर्मेटिव है तो। और नए ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।